हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम एक्सेंट्रिक लोडिंग कंडीशन इन रिवेटेड जॉइंट डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीवियस ईयर में कंटिन्यूसली इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आज हम इसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक में ही देखेंगे कि हमारा जो टॉपिक वो है एक्सेंट्रिक लोडिंग कंडीशन इन रिवेटेड जॉइंट्स। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि व्हाट आर रिवेट्स। तो rivets are the mechanical component consist of a shank cylindrical in shape with a head। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो हमारा जो रिवेट होता है उसका डायग्राम कुछ इस तरह बनता है। ये हमारा रिवेट का डायग्राम है, इसे हम शैंक बोलते हैं, इसे हम हेड बोलते हैं। रिवेट्स जॉइंट जो होते हैं वो परमानेंट नेचर के होते हैं। इट मीन्स कि इफ़ वी वांट टू डिसंगेज द टू बॉडीज जॉइंटेड बाय द रिवेट जॉइंट देन वी हैव टू ब्रेक द रिवेट्स। ये आपका इससे कह सकते हैं हम टेम्परेरी टाइप ऑफ जॉइंट नहीं होते हैं, ये परमानेंट होते हैं वेल्डेड जॉइंट जैसे। अगर आप दो बॉडीज़ को अलग करना चाहते हैं तो आपको रिवेट को ब्रेक करना पड़ेगा। ये हो गया रिवेट। अब हम सेकंड अपने टॉपिक का हेडिंग, अपने टॉपिक का सब्जेक्ट अगर लें तो वो है एक्सेंट्रिक लोडिंग कंडीशन। नाउ द क्वेश्चन मे अराइज इन योर माइंड दैट व्हाट इज एक्सेंट्रिक लोडिंग कंडीशन। In this loading condition, the load acts away from the center of CG of the body, center of gravity। तो अगर आप एक्सेंट्रिक लोडिंग कंडीशन को कुछ समझना चाहें तो आप इस तरह समझ सकते हैं। सपोज ये आपके पास एक बॉडी है, यहाँ कहीं इसका CG लाई कर रहा है। ओके, CG आपका यहाँ पे लाई कर रहा है और आपने लोड, सपोज इट इज़ पॉइंट ए, आपने ए पे P न्यूटन का लोड लगा दिया। और अगर इससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर इसकी डिस्टेंस E है देन दिस लोड इज एक्सेंट्रिक टू द गिवन बॉडी। क्योंकि ये लोड सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसे एक्सेंट्रिक लोडिंग कंडीशन कहेंगे। ठीक है, आई होप कि ये दोनों पॉइंट ऑफ क्लियर हो गए। अब हम देखेंगे कि एक्सेंट्रिक लोडिंग कंडीशन रिवेट में किस तरह वर्क करता है। हमने ये देखा कि इन एक्सेंट्रिक लोडिंग कंडीशन द रिवेट फेल अंडर शियर स्ट्रेस, इसलिए हम शियर स्ट्रेस को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि शियर स्ट्रेस के अंडर में ही ये हमारी जो रिवेट है वो फेल हो रहे हैं। ठीक है, अब इस पे टू टाइप्स ऑफ शियर फोर्स आ रहे हैं। पहला आ रहा है प्राइमरी आप इसे डायरेक्ट भी कह सकते हैं। दूसरा हमारा जो शियर फोर्स होगा वो सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी है और इसकी बहुत सारे लोग इसे डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि जो सेकेंडरी शियर फोर्स होगा, सेकेंडरी शियर फोर्स इट इज कॉज्ड ड्यू टू द मोमेंट। ये सेकेंडरी शेयर फोर्स जो होगा वो हमारा मोमेंट की वजह से जनरेट होगा। ठीक है, और जो हमारा प्राइमरी होगा वो डायरेक्ट लोडिंग कंडीशन की वजह से होगा। अब हम एक देखते हैं कि कैसे रिवेट पे हम इसके लिए प्राइमरी शेयर फोर्स और सेकेंडरी शेयर फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो ये हमारी दो बॉडी है जिसमें हमने 4 रिवेट्स 1 2 3 4 रिवेट्स से हमने इसे ज्वाइन किया है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से E डिस्टेंस पर हमने P लोड लगाया है। अब मैंने आपको बताया कि एक्सेंट्रिक लोडिंग कंडीशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अवे एक्ट करता है, तो ये E डिस्टेंस से अवे एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम इसमें ये देखेंगे कि हम इस P को हम रिजॉल्व नहीं करेंगे, हम इसे एलिमिनेट करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लाएंगे, जिसके लिए हम इसे एक इमेजिनरी फोर्स और एक मोमेंट से हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये नीचे डायग्राम में आप देख सकते हैं, मैंने इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। मैंने एक P फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करवाया है और मोमेंट मैंने जनरेट करवाया है P डॉट E का। ठीक है, अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे P फोर्स एक्ट कर रहा है और मोमेंट P डॉट E एक्ट कर रहा है। अब
इन चारों रिविट्स पे रेजिस्टिंग मोमेंट जनरेट होगा, ही रेजिस्टिंग फोर्स भी जनरेट होगा। हम रेजिस्टिंग फोर्स को अपवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे, ये P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, P4 डैश, ये फोर्स है, रेजिस्टिंग फोर्स है जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो यही हमारा जो P1 डैश होगा, P1 डैश इज इक्वल टू P2 डैश is equal to P3 dash is equal to P4 dash is equal to P upon number of rivets। जितने भी हमारे पास रिवेट्स होंगे, डायरेक्ट और प्राइमरी शेयर फोर्स निकालना बहुत ही इजी है। इसे निकालने के लिए जितने भी आपके पास रिवेट्स हैं, नंबर ऑफ रिवेट्स 4, 6, 8, 10 जितने भी है, उसको आप टोटल जो एक्सेंट्रिक लोड है आप उससे डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर ऑफ रिवेट्स आर 4, देयरफॉर P अपॉन 4 विल बी योर प्राइमरी शेयर फोर्स। ठीक है, एक निकला है, अब दूसरा हमें निकालना है जो कि है सेकेंडरी शेयर फोर्स। इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि जो हमारा जो शेयर फोर्स का जो क्योंकि ये मोमेंट है, रेजिस्टिंग मोमेंट है, तो हम इसे, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हम इसे इस डायरेक्शन में क्यों नहीं ले रहे। बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन फिर सारे डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगे। जो हमारा ये जो आप अगर इस डायरेक्शन में लेना चाहेंगे तो ये आपका एक्शन वाला डायरेक्शन होगा। जिस डायरेक्शन में मैंने लिया है ये इसका रिएक्शन वाला डायरेक्शन है। पॉइंट को नोट करिए, रिएक्शन वाला डायरेक्शन। जैसे P आपका डाउनवर्ड में एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसका रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा, इसलिए मैंने P लिया है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर मैं, और इसका मोमेंट जो है ये है क्लॉकवाइज, P डॉट ई जो जनरेट हुआ है ये क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो इसका रेजिस्टिंग मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर मैं सपोज अगर मैं P को अपवर्ड डायरेक्शन में लूँगा तो फिर मेरे को P1 डैश को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आप लोगों के माइंड में। सेकेंडरी शेयर फोर्स निकालने के लिए हमें एक एम्पिरिकल रिलेशन, और हम कह सकते हैं कि एक हमारा खुद का ही रिलेशन हम ले सकते हैं, दैट इज़ P1 डबल डैश, ये दिस इज़ द सेकेंडरी शेयर फोर्स is directly proportional to R1। अब ये क्यों है P1 डबल डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 क्यों है? क्योंकि हमारा जो P1 डबल डैश है ये सेकेंडरी शेयर फोर्स है और ये मोमेंट की वजह से जनरेट हुआ है, इसलिए वो अपनी परपेंडिकुलर डायरेक्शन के डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सिमिलरली P2 double dash is directly proportional to R2, P3 double dash is directly proportional to R3 and P4 double dash is directly proportional to R4। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये मोमेंट की वजह से जनरेट हुआ है इसलिए ये अपनी परपेंडिकुलर डायरेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम हटाएं देन वी विल गेट P1 double dash is equal to CR1। Similarly for these also P2 double dash C1 R2, P3 double dash CR3 double dash is equal to CR। C is nothing but a proportionality constant। ठीक है, अब हम यहाँ पे मोमेंट को बैलेंस करेंगे। मोमेंट बैलेंस करने के लिए टोटल मोमेंट अपन यहाँ पे लिखेंगे P डॉट E इज इक्वल टू P1 डबल डैश R1 प्लस P2 डबल डैश R2 प्लस P3 डबल डैश R3 प्लस P4 डबल डैश R4।
अब हमें यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि हमें P1 डबल डैश, P2 डबल डैश, P3 डबल डैश, P4 डबल डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम P1 डबल डैश की वैल्यू यहाँ से C और R1 के टर्म्स में सभी के लिए रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो वी विल गेट P into E is equal to C R1 square plus C R2 square plus C R3 square plus C R4 square। ठीक है, taking the C common we will get C is equal to P into E upon R1 square plus R2 square plus R3 square plus R4 square। ये हमारा C जो हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था, ये हमारा C आ गया। अब हमें P1 डैश अगर चाहिए तो हमने देखा कि P1 डबल डैश चाहिए, सेकेंडरी शेयर फोर्स फॉर रिविट 1 इज इक्वल टू CR1 which is equal to P E upon R1 square plus R2 square plus R3 square plus R4 square into R1. Similarly for P2 double dash it will become CR2. The whole will remain as the same, P into E upon R1 square plus R2 square plus R3 square plus R4 square dot R2। अब यहाँ पे हमारा ये ख़त्म नहीं होता है। अब हमारे पास दो shear force है, two shear force। First one is primary, second one is secondary, and we know that कि both are vector, और जब वेक्टर की बात हो तो रिजल्टेंट आंसर होता है। ठीक है, हमारा जो आंसर होगा वो रिजल्टेंट होगा, ना कि प्राइमरी और सेकेंडरी होगा। हमेशा क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि ऑन विच रिविट द लोडिंग कंडीशन विल बी द वर्स्ट। ये गेट का आया हुआ क्वेश्चन है, मैं डिस्कस करूँगा कि ऑन विच रिविट द लोडिंग कंडीशन विल बी द वर्स्ट। एट दैट केस यू हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट। हमको पता है रिजल्टेंट हम कैसा निकालते हैं। अगर दो वेक्टर हैं हमारे पास P1 and P1 double dash, resultant will be equal to P1 dash square plus P1 double dash square plus 2 P1 dash double dash cos थीटा। ये आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे हम इस डायग्राम को हम फिर से अगर देखें तो हमारा जो थीटा होगा वो ये एंगल होगा, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा सेकेंडरी है, ये हमारा प्राइमरी है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच का एंगल ये थीटा होगा। सिमिलरली इसमें भी ये थीटा होगा। अब ये क्वांटिटी जो हमारा रिजल्टेंट जो आंसर आया है ये मैक्सिमम कब होगा?
अब देखिए ये तो बदलने वाली वैल्यूज़ है नहीं, बदलने वाली वैल्यूज़ है ये, तो हमारा आंसर होगा कि व्हेन थीटा विल बी मिनिमम resultant force will be maximum। तो हम देखें कि हमारा थीटा इस कंडीशन पे और इस कंडीशन पे मिनिमम हो रहा है, ये दोनों कंडीशन तो होंगी नहीं क्योंकि थीटा इसमें काफ़ी बड़ा है, ये दो कंडीशन हो सकती हैं। अच्छा, ये तो अब आपका आ गया रिजल्टेंट, ये तो तब आएगा जब आपको थीटा वैल्यू फाइंड करना पता होगा। मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दूं कि थीटा वैल्यू, बहुत सारे लोग इसे डिस्कस नहीं करते, मैं डिस्कस कर देता हूँ कि थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, ये आपके पास रिविट है, 4 रिविट ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट हो गया, ये आपका CG हो गया। ये थीटा हो गया आपका। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको हमेशा क्वेश्चन में दी रहेगी और ये डिस्टेंस भी आपको हमेशा क्वेश्चन में दी रहेगी। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है ये आपको एक राइट ट्रायंगल लेना है, अब ये राइट ट्रायंगल लेने के बाद आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा के ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये एंगल जैसे ही फाइंड होगा तो आप, क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है, आप 90 माइनस, सपोज ये एंगल 90 माइनस 5 करेंगे तो ये एंगल आपका आ जाएगा, सपोज इट विल बी थीटा, और ये एंगल आपको पता है 90, देन योर suppose it is theta dash will be 90 plus theta। इसको आप यूज़ करके हर चारों रिवेट्स के लिए वर्स्ट लोडिंग कंडीशन फाइंड कर सकते हैं जब थीटा मिनिमम होगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। थैंक यू।